फ्रेंड्स, हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। पुणे विमान नगर रॉयल विला के एक कमरे में एक औरत अपने सीने से एक तस्वीर लगाए सिसक रही थी। शायद उसका गम पुराना हो चुका था, मगर किसी याद से वो फिर हरा हो गया था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, इस बात से अनजान कि कोई उसे यूं देखकर अपनी आंखों के कोने साफ कर चुका है। ये थे मिस्टर प्रवीण राय, जो अपनी पत्नी को इस तरह नहीं देख पा रहे थे। दरवाजे से सटे हुए अपनी आंखों में आए आंसुओं को जो उनके गालों तक लुढ़क आए थे, बड़ी सफाई के साथ उन्होंने पोंछ लिया था। कोई आर्थिक परेशानी नहीं थी इनको। हाँ, अपने बेटे के चले जाने के गम में जी रहे थे। रॉय इंटरप्राइजेस के मालिक पूरा पुणे इनसे वाकिफ था। अपनी कंपनी की शुरुआती दौर के समय ही इन्होंने अपना बेटा खो दिया था, जिसका गम आज तक उनके दिलो दिमाग में था। हो भी क्यों ना, आखिर अकेला लड़का जो था, ऊपर से सबका लाडला। खैर, कुछ देर तक वो वहीं खड़े रहे, फिर वहां से निकलने लगे जब उन्हें एक लड़की सामने से आती हुई दिखी। ब्लैक जीन्स, ब्लू शर्ट, उसके ऊपर क्रीम कलर का कोट, हाथों में ब्रांडेड वॉच और हाई हील्स में वो किसी बॉस लेडी की तरह दिख रही थी। प्रवीण जी उसको आते देख उस लड़की के पास गए और बोले, वानी, शायद तुम ही सृष्टि को समझा सकती हो। मैं चाह कर भी उसके पास भी जाऊं तो मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगा। वानी ने उनके आंसू पोंछे और उनको हक करते हुए बोली, पापा, क्या आप इतने कमजोर हो? जहां तक मैं आपको जानती हूँ, राय इंटरप्राइज के मालिक ऐसे तो नहीं हो सकते। प्रवीण जी ने वानी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, इससे पहले कि प्रवीण जी कुछ बोलते, वानी उन्हें डाइनिंग टेबल के पास ले गई और बैठालते हुए बोली, अब कुछ नहीं, मैं अभी मम्मी को बुला के लाती हूँ और फिर साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। बिना प्रवीण जी की सुने वानी सीधा वहां से अपनी मम्मी के कमरे में दाखिल हुई। अपने मम्मी को इस हालत में देखकर अपने आप ही उसकी आंखें भर आई। वानी बिना कोई आवाज किए ही सृष्टि जी के बगल में आके बैठ गई। सृष्टि जी ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, पता है वानी, आज अगर दर्द होता ना तो वो आज भी तुम्हें उसी तरह चिढ़ाता और गुल्लो कहकर तुम्हारे साथ लड़ता। ये कहते कहते सृष्टि जी की आंखों से आंसू उस फोटो पर गिरने लगे। वानी ने तुरंत उनके आंसू पोंछे और उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मम्मी, 10 भाई जहाँ कहीं भी होंगे, क्या वो आपको इस हाल में देखकर जरा सा भी खुश होंगे? बल्कि उनको तो हमसे भी ज्यादा दर्द हो रहा होगा। इस बार सृष्टि जी ने वानी की ओर देखते हुए कहा, बेटा, कुछ जख्मों की कोई दवा नहीं होती है, वक्त के साथ वो और गहरे नासूर बन जाते हैं। वानी सृष्टि जी का सिर अपने कंधे पर रखते हुए बोली, मम्मी, मैं ये नहीं कह रही थी कि आप उनको भूल जाओ। भाई तो हम सबकी जान थे, याद तो हम सब उनको रोज करते हैं, लेकिन क्या अपने दुख को इस तरह जिंदा रखने से वो चला जाएगा? नहीं मम्मी, वो दुख इसी तरह हमें हर बार सताएगा। और आपको क्या लगता है, मैं और पापा जब इस तरह आपको देखते हैं तो क्या हमें तकलीफ नहीं होती? अच्छा ठीक, हमारा न सही, कम से कम 10 भाई, उनको तो हमसे भी ज्यादा दर्द होता होगा। वानी ने इस बार सृष्टि जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप मुझे पहली वाली मम्मी नहीं लौटा सकती? सृष्टि जी वानी के सिर पर हाथ फेरते बोली, कितनी समझदार हो गई हो ना तुम। फिर वो हंसते हुए बोली, आज देखो मुझे कितना सारा लेक्चर दे डाला। वानी अपने भाई की फोटो उसकी जगह पर रखते हुए बोली, हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे आपको एक लेक्चर और देना पड़ेगा, क्योंकि आप सुबह से ही ऐसे बैठे हो। और ब्रेकफास्ट का क्या? सृष्टि जी उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली, अच्छा हमें बता रही है और खुद यहाँ से ऑफिस जाके खड़ूस बॉस बन जाएगी, फिर तो खुद के नाश्ते का आता पता नहीं। मम्मी, वानी मुंह बना के बस इतना ही कह पाई और मुस्कुराने लगी। तीनों डाइनिंग टेबल पर आके बैठते हैं। वानी अपने पापा को आई विंक करके इशारा करती है, जिसे सृष्टि जी देख लेती है और मुस्कुराने लगती है। वहीं प्रवीण जी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो अपना मोबाइल निकाल के एक अच्छे से सेल्फी लेते हैं और ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं। तो ये थी वानी, वानी राय। कोरी त्वचा, 5 फुट की हाइट में अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, गुलाबी होठ और एक सीरियस टाइप की लड़की। ऐसा नहीं था कि हमेशा ही सीरियस रहे। अपने मम्मी
और पापा के सामने मस्ती करती थी, जैसा कि अभी अभी पढ़ा। बाकी रही बात दोस्तों की, तो वानी सिर्फ अपनी फैमिली तक ही सीमित थी। हाँ, पर दक्षा के सामने पूरी तरह से खुल जाती थी। दक्षा और वानी एक दूसरे की बेस्टीज थी और वानी अपना ज़्यादातर समय अपनी फैमिली, ऑफिस में या फिर दक्षा के साथ ही बिताती थी। लेकिन एक बात थी वानी में कि एक सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल होने के बाद भी उसमें घमंड नहीं था, जो हमें तो बहुत पसंद आया। सेल्फ इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि उसने अपने दम पर वानी ऑर्नामेंट्स एम्पायर खड़ा करा था, बिना अपने पापा से एक भी पैसा लिए। दक्षा के पापा का अपना रेस्तरां था, तो वो उसी में काम करती थी। अपनी फैमिली के सामने तो वानी चुलबुली और समझदार थी, लेकिन अपने मन में उसने बहुत सारी चीज़ें ठान ली थी जिसे वो अपने सोर्सेस से हासिल करना चाहती थी। अपने माँ के हर दर्द, पापा की हर तकलीफ का बदला जो लेना था उसे, उस वक्त अपनी माँ पापा को रोते देख जिस तरह इसके जी कचोट रहा था, बिल्कुल वैसे ही वो उस इंसान से बदला लेना चाहती थी। अपने भाई की मौत का बदला, जो कैसे लेना है और क्यों, ये राज तो सिर्फ उसके सीने में दफन था। महाजन पैलेस। एक लड़की डाइनिंग टेबल पर चढ़े मुंह फुलाए बैठी थी। गेहुआ रंग, पतले से होठ और कुछ जुल्फें जो उसे बार बार परेशान कर रही थी, उसे और क्यूट बना रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ बांधे पाउट बनाए बैठी थी। वहीं पास में उसकी माँ, जो उसे काफ़ी देर से घूर रही थी, उनके पास मिस मारिया आई। मेम साहब, हमारे एनजीओ की एक ब्रांच के लिए आपसे मिलने कुछ क्लाइंट्स आए हैं। आपसे कितनी बार कहा कि आप हमें हमारे नाम से पुकारा कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। है तो आप हमारी बहन जैसी ना। मुस्कुराते हुए उस लड़की की माँ ने मिस मारिया से कहा। जी जी मैम, मेरा मतलब रश्मि दी। मिस मारिया ने अपनी बात बदलते हुए कहा। रश्मि दी, आद्या को क्या हुआ, इतने गुस्से में? वही तो, इतनी देर से हम इनको देख रहे हैं, हद होती है जिद की भी, लेकिन ये तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। रश्मि जी ने आद्या को घूरते हुए कहा। तभी एक हैंडसम सा लड़का सीढ़ियों से उतरते हुए वहीं डाइनिंग टेबल के पास पहुंचा। उसने एक नज़र वहां पे मौजूद लोगों की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। लड़के ने आद्या के पास जाके उसके गालों को खींचकर बोला, ओए आदू पादू, क्या हुआ? रश्मि जी ने एक नज़र उस लड़के की तरफ देखा और कहा, देखिए वीर, समझाइए आद्या को, इतनी देर से ऐसे ही बैठी है। रश्मि जी के इतना बोलते ही आद्या ने झट से अपना मुंह खोला। भाई, अब आप भी नहीं समझ रहे हैं मेरी परेशानी की वजह। आपको याद है जब मैंने आपसे शॉपिंग के लिए कहा था, तब तो आप बड़ी जल्दी मान गए थे। रश्मि जी की तरफ देखते हुए, अब देखो भाई को। वीर रश्मि जी और आद्या के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोला, वो क्या है माँ, इस आदू पादू को थोड़ा बहकाना पड़ता है, वरना तो आपको पता है ना ये कितनी खतरनाक हो जाती है, भूतिया मानुस के जैसे। आद्या जो इतनी देर से बहुत ध्यान से वीर की बातें सुन रही होती है, एकदम गुस्से में आ जाती है। वहीं रश्मि जी अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। आद्या गुस्से की एक नज़र वीर की तरफ देखती है और मुंह बना के सोफे पे जाके बैठ जाती है। वीर बेबसी से रश्मि जी की ओर देखता है, जिस पर रश्मि जी अपने कंधे उचका देती हैं, मानो बोल रही हो, अब जो रायता फैलाया उसको समेटो। वीर अपने दांत निकालते हुए आद्या के पास जाता और नौटंकी करते हुए गाना शुरू करता है। यू नो सी इज लाइक ड्रामा, ए सी इज सेक्सी मामा। हाँ देखो, भोली कितनी है, पर उतनी टेढ़ी चीज है। बातें कर रही है कड़वी कड़वी, फिर भी लजीज है। आद्या गाने को सुनकर मन ही मन खुश हो जाती है। वाह, भैया ने तो सॉन्ग बड़ा मस्त चूज करा, लेकिन आई एम आद्या, आद्या महाजन, इतनी आसानी से तो नहीं मानूंगी। ये सोचकर वो मुंह फेर कर बैठ जाती है। वहीं वीर अपना सिर पीट लेता है, फिर फनी सा फेस बना के गाना जारी रखता है। इत्तर गुलाबों वाली बॉटल शराबों वाली, टोटल तबाही वाला सीन है। ये कहते कहते वीर आद्या को मनाने के लिए उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, और जैसे ही उसके गालों को पकड़ने वाला होता है, आद्या वहां से पीछे हट जाती है, जिससे वीर खुद को बैलेंस न कर पाने की वजह से सीधा जमीन पे ही गिर जाता है। वीर को ऐसे गिरा देख तो रश्मि जी की हंसी ही बेकाबू हो जाती है। आद्या वीर को चिढ़ाते हुए मिस मारिया को हाई फाई देती है। वहीं वीर वैसे ही गिरे गिरे सड़ा सा फेस बनाए बेसुरे आवाज में जोर से गाने लगता है। अदाएं बड़े फंकी, करे है नौटंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। हो, बड़ी बड़ी आंखें हैं, आंसुओं की टंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। आद्या वीर से अपने दोनों हाथ बांध के कहती है, गाना तो मस्त था आपका भाई, लेकिन
मैं कोई बात नहीं, आप गिर गए तो मेरा बदला पूरा हो गया। वैसे भी आद्या महाजन इतनी जल्दी किसी को माफ नहीं करती है। इतना कहकर वो अपने बाल झटक देती है। वीर अपनी जगह से खड़ा होता है, फिर एक गहरी सांस लेके बोलता है, भूतिया मानुस बड़ी जल्दी मान गई, या और ड्रामे खत्म हो गए? दिन भर एटीट्यूड में रहना है इसको, हद है। और माँ, आप भी इसको कुछ नहीं कहती हैं, वीर ने मुंह बना के आद्या से कहा। इस पर आद्या ने अपनी आंखें छोटी करके एक नज़र रश्मि जी को देखा, फिर वीर से बड़ी अदा के साथ कहा, भाई इसे एटीट्यूड नहीं, इसे इंस्पायर होना कहते हैं। आपको कैसे पता होगा? आप तो खुद की ही इंस्पिरेशन हो, या फिर आपका इंस्पिरेशन कोई है ही नहीं? अब वीर की इज्जत का सवाल था तो वो कैसे पीछे रहता। वहीं रश्मि जी उन दोनों को ऐसे देख अपना मुंह दबा के हंसने लगी और मिस मारिया को इशारा किया। आदू, तेरी इंस्पिरेशन कौन है? वो खड़ूस वानी राय? वो दिन भर एटीट्यूड में ही रहती है। वैसे बड़ी अच्छी इंस्पिरेशन है तेरी। मुझे देख, लड़कियां मुझ पे मरती है, इतनी सारी एनजीओ की ब्रांचेस मेरे अंडर में है। वीर ने अपना मुंह अपनी तारीफ करी, जिसे सुनकर रश्मि जी अपना सिर पीट ली। वहीं आद्या अपने हाथ बांध के बोली, एक बार भी आप मिले हो वानी राय मैम से जो ऐसा बोल रहे हो? कितनी अच्छी है वो, लेकिन वो तो आपको खड़ूस ही लगेगी ना। वीर ने आद्या की बात सुनकर अपना मुंह बना लिया। रश्मि जी ने दोनों को शांत किया और बोली, तुम दोनों उस बच्ची को क्यों बीच में ला रहे हो? बात शॉपिंग की चल रही थी और पहुंच कहाँ गए तुम दोनों? फिर वो वीर की ओर देखते हुए बोली, बहुत अच्छी बच्ची है वो, किसी के बारे में भी बिना जाने अपनी राय नहीं देना चाहिए वीर। और हाँ, आप आज आदू को शाम को शॉपिंग पर ले जाएंगे। आद्या खुशी से रश्मि जी को हक करके अपने कमरे में चली गई और वीर बाहर। मिस मारिया रश्मि जी से जिस काम के बारे में बताने आई थी, तो वो दोनों उस सिलसिले में बिजी हो गए। अब जब सब बिजी हैं तो हम आप सबको महाजन फैमिली से रूबरू करवाते हैं। वीर महाजन जैसा ही आपने पढ़ा, खुश मिजाज, शरारती और वानी के बिल्कुल अपोजिट है। नीली आंखें, जिन पर आते हल्के हल्के बाल इन्हें और अट्रैक्टिव बनाते हैं। बहुत बड़ी इनकी फैन फॉलोइंग है, जिसमें ज़्यादातर लड़कियां शामिल हैं। आद्या महाजन ये है जिद्दी सी, जो इन्होंने वानी से सीखा, जिनकी ये सबसे बड़ी फैन है। वानी के ही एम्पायर में बतौर एम्प्लॉय काम करना चाहती है, जिस वजह से ना जाने कितने बार इंटरव्यू दिया है, लेकिन सक्सेस नहीं मिली है और अपने घर में सबकी लाडली। रश्मि महाजन बहुत ही सुलझी हुई, बिल्कुल एक इंडियन वोमेन। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद इन्होंने एनजीओ खोला, जिसके बाद में वीर ने बढ़ाकर उसको नाम दिया उड़ान एसोसिएशन। अपने घर के सभी सर्वेंट्स को अपनी फैमिली की तरह मानती हैं और वैसे ही संस्कार अपने बच्चों को भी दिए हैं। लंदन की ऊंची सी बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर करीब 40-45 साल का एक आदमी ग्रे कलर का सूट पैंट पहने, अपने हाथों में शराब की बोतल तो दूसरे में सिगरेट पकड़े खड़ा था। उसकी नाक के पास एक बूढ़ा मसा था जो उसे और खतरनाक दिखा रहा था। वहीं आस पास ही उसके बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जिनका पहरा इतना सख्त था कि कोई अगर गलती से भी उस इलाके में आ जाए तो वापस न जा सके। तभी एक गुंडे जैसी शक्ल का आदमी किसी को बालों से खींचते हुए लाया और वहीं जमीन पर पटक दिया। एक तो पहले से उस आदमी के शरीर पे हजारों जख्म थे, ऊपर से जमीन पर पटक दिए जाने के कारण उसके होठों से तेज धारा से खून बहने लगे। गुंडे ने एक नज़र जमीन पर गिरे हुए आदमी की तरफ देखा, फिर अपने बॉस से कहा, बॉस यही है वो हैकर जो हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। इसी ने हमारे केबिन में सीसीटीवी कैमरा लगवाए थे। इसने अपनी जुबान तो खोली ही होगी, नहीं भी खोली होगी तो भी हमें इसकी जरूरत नहीं है। उसके बॉस ने आसपास का नजारा लेते हुए कहा। इससे पहले कोई कुछ बोलता, वो हैकर खुद को संभालते हुए बड़ी मुश्किल से उठ खड़ा हुआ। त्रिनेश, घमंड ने तुझे अंधा कर दिया है, तुझे तेरे पापों की सजा जरूर मिलेगी। हैकर की बातें सुनते ही त्रिनेश के जबड़े अपने आप ही कस गए। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए हैकर की तरफ देखा और उसी ओर बढ़ने लगा। त्रिनेश ने उसके होठों को इतनी बेरहमी से पकड़ा कि हैकर की चीख निकल गई। चल, बड़ा चालू निकला रे तू। त्रिनेश खुराना को पहचान भी लिया, लेकिन बताने के लिए ये कलेजा तो धड़कना चाहिए ना। फिर वो अपनी सिगरेट से उसके माथे पे निशान बनाते हुए बोला, मेरे पापों को जो भर सके ऐसा घड़ा नहीं बना है, और जो मुझे मार सके ऐसा पैदा नहीं हुआ। इतना कहकर त्रिनेश उसके मुंह में जबरदस्ती शराब डालता है और उसे वहां से सीधा नीचे फेंक देता है। इतना दर्दनाक मौत देखकर वहां पर उसके साथियों तक भी रूह कांप जाती है। इतना हुए 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि वो सामने देखते हैं त्रिनेश
अपना पैरासूट खोले उनकी आंखों से ओझल हो रहा है। वानी अपनी गाड़ी वानी ऑर्नामेंट्स एम्पायर के सामने रोकती है और कार का दरवाज़ा खोल के रिसेप्शन पर आती है। उस टाइम इसके फेस को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसने थोड़ी देर पहले अपने पापा के साथ मस्ती भी की होगी। खैर, रिसेप्शनिस्ट वानी को देखकर तुरंत खड़ी हो जाती है और मॉर्निंग विश करती है। वानी एक नज़र रिसेप्शनिस्ट को देखती है, फिर बिना कुछ बोले वहाँ से लिफ्ट की ओर जाने लगती है। वहीं रिसेप्शनिस्ट वानी का ऐसा रवैया देखकर अपने मन में सोचती है, कितना बोरी भर भर के एटीट्यूड भरा है इनके अंदर, ऊपर से इतना र्यूड। छोड़ यार, ये तो इनका रोज का ही काम है। वानी के लिफ्ट से उसकी केबिन में जाने तक जितने भी एम्प्लॉयज़ उसको देखते हैं सब अपनी जगह छोड़कर खड़े हो जाते हैं और तब तक नहीं बैठते जब तक वानी अपने केबिन में नहीं पहुंच जाती। वानी के जाते ही सारे एम्प्लॉयज़ एक चैन की सांस लेते हैं और अपने अपने काम में जुट जाते हैं। इधर वानी जब अपने केबिन में पहुंचती है तो सामने दीवार पर टंगी फोटो को देखकर उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो अपने गॉगल्स हटाकर डेस्क पर रखती है और वहां पर रखी कुछ फाइल्स को पढ़ने लगती है। करीब 15 मिनट तक सारी फाइल्स पढ़ने के बाद वो सीधा अपने केबिन से बाहर आती है और बिना किसी भाव के अपने एम्प्लॉयज़ की ओर बढ़ने लगती है। सारे एम्प्लॉयज़ तुरंत खड़े हो जाते हैं, लेकिन सबको नज़रअंदाज करके वो तारा नाम की एक एम्प्लॉय के ठीक सामने खड़ी हो जाती है। वही तारा अपने सामने वानी को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो अपनी लार घूंटने लगती है। वानी उसको मारने के लिए अपना हाथ उठाती है कि वहां पर मौजूद सारे एम्प्लॉय एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वहीं वानी तारा के सामने अपना हाथ ले जाकर उसके चेहरे पर से फेस मास्क निकालती है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तारा अपना एक हाथ अपने चेहरे की तरफ ले जाती है, फिर गुस्से से डर के मिले जुले भाव से वानी की ओर देखती है। तभी पीछे खड़े एक एम्प्लॉय ने हैरानी से कहा, मैम, ये तो गुप्ता इंडस्ट्रीज में काम करती है। उसने इतना कहा ही था कि उसको सभी की नज़रों का अपने ऊपर एहसास हुआ। इससे पहले वानी कुछ कहती तारा ने तुरंत अपना मुंह खोला। हे यू, हाउ डेयर यू टू बिहेव लाइक दिस? जानती नहीं हो मुझे किसने भेजा है? वानी ने अपना हाथ बांध के बिना किसी भाव के तारा से कहा, वो तो तुम्हारी बातों से ही पता चल रहा है कि तुम्हें और कौन भेज सकता है। तारा अपनी उंगली दिखाते हुए वानी से कुछ बोलने को हुई तो वानी ने उसका हाथ मरोड़कर पीठ पर लगाते हुए कहा, अगर इतना ही शौक है दूसरों को कंपटीशन देने का तो अपनी लगन और मेहनत से दो, ना कि उनकी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को चुरा के। वानी ने उसका हाथ छोड़ा जिससे वो लगभग अपनी डेस्क पर गिरते गिरते बची। तारा ने हाथ देखा जिस पर रेडनेस आ चुकी थी। यू ब्लडी फूल! तारा ने कुछ कहना चाहा तो वानी ने एक तिरछी मुस्कान देते हुए कहा, लगता है तुम्हारे बॉस ने सारे डायलॉग रटवा के भेजे हैं, लेकिन अपने बॉस से कह देना कि जाके कि अगर हिम्मत हो सामने से वानी आर्मानाइट्स एम्पायर को डिफीट करें। फिर वानी ने तारा के पास जाकर उसके कान में कहा, यू अपनी भतीजी को भेज कर नहीं, जिसके पास दिमाग की कमी हो। इतना कहकर वो पीछे हट जाती है और तारा अभी भी उसको हैरानी से देख रही होती है। वानी ने अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ देखकर सख्त भाव से कहा, जिनके हाथ में मोबाइल था और रिकॉर्डिंग चल रही थी, आप सब ये भी रिकॉर्ड कर लीजिए कि कितनी डांट और कितनी बेइज्जती होती है आपकी वानी राय से। इतना कहना ही था कि सभी के कैमरे ऑफ हो गए। वानी ने बिना किसी भाव से एक जोरदार पर साफ आवाज में कहा, सिक्योरिटी, मिस तारा को उनकी जगह पर छोड़ आइए, लेकिन अगर ये जरा सा भी हाथ पैर चलाए तो बिना एक पल गंवाए इन्हें इनकी असली मंजिल पहुंचाने में वक्त भी मत लीजिएगा। फिर वो सीधा अपने केबिन में आके अपना सर टेबल से टिका के बैठती है और एक गहरी सांस लेती है। महाजन पैलेस। आद्या वीर के सामने खड़ी थी। कुछ बोलने के बजाय वो सिर्फ वीर को देख रही थी जो फोन पे किसी से जरूरी बात कर रहा था। वीर आद्या की शक्ल देखकर मन ही मन हंस रहा था, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर आद्या को इग्नोर कर रहा था, जिसका असर आद्या पर बखूबी हो रहा था। वो मुट्ठी भींचे एक टक वीर को घूर रही थी। हाँ, आप वहाँ सबको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करिए। उधर से कुछ कहा गया तो वीर ने ये कहकर फ़ोन काट दिया। भाई, आपको काम पर जाना है या मुझे शॉपिंग पे ले जाना है? आद्या ने गुस्से में अपनी पलकें झपकाते हुए कहा। जाना तो काम पे है, लेकिन मजबूरी में तुझे शॉपिंग पे ले जाना पड़ेगा, वीर ने कहा तो आद्या बुरी तरह से चिढ़ गई। भाई, आपको ना ऐसी भाभी मिले जो आपको सुधार के रख दे, आपको एकदम सीधा कर दे, आपकी भाषा में एकदम खड़ूस जैसी। आद्या ने गरजती हुई वीर से कहा, तुझे शॉपिंग चलना तो चलना, भाभी पे मत जाओ और शुभ शुभ बोला कर। वीर ने बाहर निकलते हुए अपनी
कार की तरफ बढ़ते हुए कहा तो आद्या खुश होकर उसके पीछे चल दी। कार में बैठने की थोड़ी देर बाद आद्या ने वीर को चिढ़ाते हुए कहा, भाभी भाभी खड़ूस होगी ना। वीर ने तिरछी नजरों से आद्या को देखा तो आद्या ने अपना छोटा सा मुंह तुरंत बंद कर लिया। कुछ ही देर में वीर ने गाड़ी एक मॉल के सामने रोकी। गाड़ी के रुकते ही आद्या बिना वीर के रिप्लाई का वेट किए अंदर भाग गई। ये और इसकी शॉपिंग। वीर उसकी इस हरकत में मुस्कुराते इतना ही बोल पाया था कि उसे ध्यान आया उसने अपना फेस मास्क तो लगाया ही नहीं। उसने तुरंत अपने पॉकेट से मास्क निकाला और उसे फेस पर कवर कर लिया। फिर वो भी उसके आद्या के पीछे चल दिया। वहीं आद्या को अपने लिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र एक स्काई ब्लू कलर की नीट ड्रेस पर पड़ी। उसे याद आया कि वो ड्रेस तो वानी ने अपने एक इंटरव्यू में पहनी थी। तब से ही आद्या वानी की बहुत बड़ी वाली फैन हो गई थी। आद्या ने तुरंत वो ड्रेस ली और दूसरी ड्रेसेस देखने जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र वीर पर पड़ी, जो शीशे के सामने अपना मास्क उतार के चेहरा सही कर रहा था, या यूं कहें अपने बालों और खुद को देखकर इतरा रहा था। आद्या वीर की तरफ बढ़ी ही थी, उससे पहले ही एक लड़की वहां आ गई और वीर के साथ सेल्फी की जिद करने लगी। वीर तो ठहरा, वीर अपने फैंस को कैसे निराश करता। तो आद्या ने भी उसको वैसे ही छोड़ने में भलाई समझी और चली गई अपनी शॉपिंग पूरी करने। वहीं उस एक लड़की को देख वहां पर बाकी की लड़कियों की भी भीड़ जमा हो गई और वो फोटो कम वीर के साथ फ्लर्ट ज़्यादा कर रही थी। वीर जितनी कोशिश करता वो लड़कियां उससे उतना ही ज़्यादा चिपकती, जिसकी वजह से वीर को अब खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि उसने क्यों अपना मास्क निकाला। उसकी नज़रें बस आद्या को ही तलाश रही थी कि कब वो आए और उसे इस मुसीबत से निकाले। ऐसा नहीं था कि उसे अपने फैन से प्यार नहीं था, लेकिन वो अनकंफर्टेबल होने लगता था और उसे इस मुसीबत से सिर्फ आद्या ही निकालती थी। आद्या को बहुत कम लोग ही जानते थे क्योंकि उसे लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं था। खैर, काफ़ी देर बाद जब आद्या ने उसे इस तरह देखा तो उसे वीर के ऊपर बड़ी जोर की हंसी आई और एक खुराफाती आइडिया इसके दिमाग में आया। इधर वीर ने जब आद्या को देखा तो उसने आई विंक की, जिससे वीर समझ गया कि अब वो ये काम तो अपने आदू पादू तरीके से ही करेगी। आद्या वीर के पास मासूम सा फेस बनाते हुए आई और एक तिरछी नज़र उसने वहां पे छिपकली लड़कियों की तरफ देखा। छिपकली? ऐसा हमने नहीं। ऐसा तो आद्या ने उन लड़कियों को देखकर अपने मन में बोला था। सर, वो उधर आपकी वाइफ आपको कब से बुला रही है और गुस्से में फूली जा रही है। आद्या ने दूसरी तरफ एक मोटी लेडी की तरफ इशारा किया जो सच में गुस्से में थी। वहीं वीर तो हैरान था ही, लेकिन उसकी हंसी बहुत आ रही थी। तभी उनमें से एक लड़की वीर का हाथ पकड़कर बोली, वीर, क्या वो सच में आपकी वाइफ है? इससे पहले वीर कोई जवाब देता आद्या तुरंत बोल पड़ी, आप सब थोड़ा बहुत न्यूज़ भी देखा करिए। अभी कल से तो यही खबरें आ रही हैं। कुछ भी कहो, कितनी सोनी जोड़ी लागे छे। यू मीन ट्रू लव सब? दूसरी लड़की ने वीर की तरफ देखते हुए पूछा। तब तक उस मोटी लेडी की नज़र भी वीर पर पड़ चुकी थी और वो भी बाकी लड़कियों की तरह उसी ओर बढ़ने लगी। मौका पाकर आद्या ने तुरंत कहा, देखिए वो आ भी इसी तरफ रही है और फिर आप सब अपना साइड देखिए और उनका हड्डी टूटने की संभावना लग रही है। इतना कहना ही था कि सारी लड़कियां एक तरफ भाग गईं और आद्या वीर काउंटर की तरफ। वीर ने बिल पे किया और आद्या को लेकर सीधा घर की ओर बढ़ गया। घर आकर उसने आद्या की करतूतें रश्मि जी को बताई तो रश्मि एक पल को शांत रही, फिर खुद ही हंसने लगी। वैसे मम्मा, आज गेस करो मैंने कौन सी ड्रेस चूज करी होगी? आद्या ने अपने भौवे उचकाते हुए कहा। वेल, आप दिखाई दीजिए, रश्मि जी ने कहा तो आद्या ने बिना देरी करे वानी वाली ड्रेस खोलकर दिखाई। मम्मा, वानी मैम वाली ड्रेस जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में पहनी थी, मुझे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। ऐसा इसमें क्या खास है? बस इसलिए कि इसे वानी राय ने पहना था। इतनी कॉस्टली ड्रेस लेकर आ गई, वीर ने मुंह बनाकर आद्या को चिढ़ाते हुए कहा। वीर की बात पे आद्या से पहले रश्मि जी ने तुरंत कहा, वीर, आद्या की साइड तो हम भी हैं क्योंकि वानी तो हमारी भी फेवरेट है, तो आप उसे तो कुछ कह ही नहीं सकते। रश्मि जी साफ साफ वीर को इनकार कर दिया, जिससे वीर ने अपने हाथ बांध के कहा, अच्छा ही हो अगर आप लोग कभी वानी राय से ना ही मिलो, वरना मेरा क्या होगा? मुझे तो कोई भाव ही नहीं मिलेगा। आद्या ने वीर को कोहनी मार के छेड़ते हुए कहा, और क्या हो अगर वो आपकी वाइफ ही बन जाए तो? वीर ने आद्या के मुंह पर हाथ रखते हुए और मासूम सा फेस बनाते हुए कहा, ऐसी अशुभ बातें इसके मुंह से ही निकलती है। मैं और वो खड़ूस? रश्मि जी ने भी वीर की फिरकी लेते हुए कहा, आदू बात तो सही है, मुझे भी वो बहुत पसंद है, माई स्मार्ट डॉटर इन लॉ।
वीर बिना कुछ कहे अपने रूम में भाग गया और एक बार फिर माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगी। रॉय बिला हॉल के एक सोफे पर प्रवीण जी तो दूसरी ओर सृष्टि जी और उनके सामने वानी अपने दांत चमका रही थी। सृष्टि जी ने एक नज़र प्रवीण जी की तरफ देखा, फिर वानी को घूरा तो वानी ने लाचारगी से अपने पापा की ओर देखा, लेकिन उन्होंने अपने कंधे उचका दिए, जिससे वानी सामने टेबल की ओर देखते हुए सोचने लगी, आज तो मम्मी पक्का छोड़ेंगी नहीं और मुझे गुस्सा उन एम्प्लॉयज़ पे आ रही है जिसने भी वो वीडियो इंटरनेट पर डाला है, मेरे मना करने के बावजूद भी। लेकिन अब क्या करना है? और पापा यार वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मिस वानी राय, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करिए और वो वीडियो जो मैंने देखी है, 1 मिनट कहकर सृष्टि जी एक बार फिर वो वीडियो चला देती हैं जिसमें तारा से लेकर सेक्रेटरी तक की सारी बातें होती हैं और वानी ने कैसे रिकॉर्ड करने वाले लोगों को डांटा था। हाँ तो मिस वानी राय, अब आप इतनी बड़ी हो गई हैं कि मेरे मना करने के बावजूद भी आपका बिहेवियर अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति बिल्कुल भी नहीं बदला है। चलो माना तारा की बात अलग थी और वो रिकॉर्डिंग भी, लेकिन इसमें तो आपने उसको बेवजह ही डांट दिया। देखिए कैसे पहले से ही डर रहा था वो आपसे और आपने उसको समझाने के बजाय सुना दिया। वानी जो अब तक नीचे देख रही थी तुरंत अपनी मुंडी ऊपर करके अपनी मम्मी की ओर देखने लगी तो सृष्टि जी ने एक और वीडियो चलाई। वानी ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मम्मी यह आपको कहाँ से मिली? और इसमें तो वो एम्प्लॉय एक छोटी सी फाइल भी तैयार नहीं कर पाया और वो कोई न्यू कमर भी नहीं था जो मैं समझाती। हाँ सृष्टि, एक बार उसकी बात तो सुन लो। प्रवीर जी ने अपना मुंह खोला, लेकिन अपनी वाइफ को देखते ही तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, जिसे देख वानी को हंसी आ गई। हमने तुम्हें यहाँ दांत निकालने नहीं बुलाया है, बल्कि हम ये जानना चाहते हैं कि तुम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कब से तमीज़ से पेश आओगी, जब कोई मेरे दोनों साइड को झेलने वाला मिल जाएगा। लेकिन मम्मी ऐसा होगा ही नहीं, मैं तो सुधरूंगी ही नहीं, कहकर वानी सृष्टि जी के पास बैठ जाती है और एक प्यारी सी स्माइल देती है, जिसे देख सृष्टि जी उसके सर पे चपत लगाते हुए कहती हैं, अपनी स्माइल से मुझे पिघलाने की कोशिश तो करना ही मत वानी। और क्या मतलब कि कोई मिलेगा नहीं? अरे मैं और तेरे पापा ढूंढेंगे अपना प्यारा दामाद जो तुमसे बिल्कुल अलग होगा, समझी? और वानी प्रॉमिस करो कि आप ऐसे अपने एम्प्लॉय से बात नहीं करोगे। पक्का प्रॉमिस। जिस दिन मुझे कोई पसंद आ जाएगा मैं अपना सीरियस वाला मोड छोड़ दूंगी। वानी ने साफ तौर पर एकदम सीरियस होकर कहा, जिससे सृष्टि जी और प्रवीण जी डॉनी एक दूसरे की ओर देखने लगे। अच्छा बेटा, आप ये बताओ कि आपको तारा की करतूतें पता कैसे चली? इसमें कोई शक नहीं कि हमारी बेटी स्मार्ट है, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी, उसको हम क्या करें? प्रवीर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुन वानी ने बोलना शुरू किया, पापा आपको याद है सीसीटीवी कैमरास, उनके अलावा भी मेरे पर्सनल गार्ड्स हर एक पे नज़र रखते हैं और उन्हीं में से एक से मुझे तारा के बारे में पता चला। इन सब के बावजूद भी मेरे हर एक एम्प्लॉय के डेस्क पर एक छोटा सा माइक्रो कैमरा लगा हुआ है, जिसका सारा वर्क मेरे अंडर में है, जो मुझे हर एक चीज़ बताते हैं, उनके बोलने से सुनने तक। लेकिन फिर भी मैं उसको ऐसे पकड़ना चाहती थी कि सबको लगे उसने फाइल्स में गड़बड़ की है और किसी का भी शक उन माइक्रो कैमरास पे ना जाए। तो बस यही था मेरा प्लान। मिस मारिया के साथ रश्मि जी गार्डन में टहलते हुए उनसे किसी जरूरी बात पर डिस्कस कर रही थी। तभी मिस मारिया ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए रश्मि जी से कहा, दी क्यों ना हम लोग, वो कौन सी लड़की है जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे थे, जिसकी आदू बहुत बड़ी फैन है, वहीं से हम, आप वानी की बात कर रही हैं ना? आपका आइडिया हमें पसंद आया और हम अपने एनजीओ के बच्चों के फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए बढ़िया ज्वेलरी भी चूज कर पाएंगे। रश्मि जी ने खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव के साथ कहा। तभी आद्या, जो वहीं पास में झूले पर बैठकर अपनी सेल्फी ले रही थी, वानी का नाम सुनते ही खुशी से झूम उठी। क्या मैंने अभी जो सुना, क्या वो सच है? आद्या ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा तो रश्मि जी ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, अब क्या आपके कान बजने लगेंगे? मम्मा को छोड़ो, सिस्टर मारिया आप बताइए, ये सच है ना? यस आदू, इट्स ट्रू, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मिस मारिया ने कहा तो रश्मि जी और आद्या ने एक साथ कहा, क्या? वीर भैया मानेंगे क्या? उनकी बातों से तो नहीं लगता है कि वो वानी ऑर्नामेंट्स एम्पायर में जाएंगे भी। वो तो हमेशा ही वानी राय को खड़ूस कहते हैं। सिस्टर आप चिंता मत करिए, वेन आदू इज हेयर देन नो वरी नो फियर, आदिन ने बड़ी अदा के साथ कहा तो रश्मि जी मिस मारिया के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद
वीर के आने के कुछ देर बाद हॉल में दोनों लोग, रश्मि जी और वीर, बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे। वहीं वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे बुलाया क्यों गया है। आद्या मिस मारिया के साथ किचन में स्नैक्स लाने गई थी ताकि वो आराम से खाने के मजे ले सके और उसके मॉम भाई सीरियस होकर बात करें। ऐसी तिगड़म आद्या ने लगाई थी। खैर कुछ मिनटों बाद जब मिस मारिया और आद्या स्नैक्स लेकर आए तो वीर ने अपनी भवें चढ़ा के आद्या से पूछा तो आद्या ने अपने कंधे उचका दिए, मानो वो दुनिया की सबसे शरीफ लड़की हो। हाँ तो वीर, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। रश्मि जी ने वीर की तरफ अपना रुख किया। हाँ मम्मी बोलिए आप। हमारे एनजीओ की ब्रांचेस का जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है उसके लिए हम सब ने वानी ऑर्नामेंट्स एम्पायर को चूज किया है। मम्मी आपको सिर्फ वही खड़ूस मिली थी, हम और कहीं से भी तो मंगा सकते हैं जरूरत की सारी चीज़ें। इससे पहले कि रश्मि जी अपनी पूरी बात करती, वीर ने उनकी बात काटते हुए कहा। आद्या जो इतनी देर से स्नैक्स के मजे ले रही थी तुरंत बोली, भाई सबसे पहली बात वही खड़ूस नहीं, आप मिस वानी राय भी बोल सकते हैं। अब दूसरी बात आप बताइए, क्या पूरे में उनसे वेस्ट कोई ज्वेलरी डिजाइन कर सकता है? और रही बात बाहर से मंगवाने की, तो जब तक आप बाहर से मंगवाएंगे ना तब तक होली या दिवाली आ जाएगी। अब आप बच्चों का दिल भी तो नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पब्लिक प्लेस या किसी भी जगह पर बच्चे कैसे वानी मैम से अटैच हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, बस आप जैसे लोगों को वो पता नहीं क्यों इतनी खड़ूस लगती है। बाकी बच्चे हो या बूढ़े, वो सबकी फेवरेट है। हाँ बस बस माते, इतना गुणगान मेरा बीपी लो ना हो जाए कहीं। लेकिन माँ, मैं तो नहीं जाऊँगा, आप और आद्या ही जाके वहाँ डिस्कस कर लेना, वीर ने बोला तो आद्या बरसती बोली, वाह भाई, खड़ूस बोलने में तो आपका बीपी लो नहीं होता है और तारीफ सुनने में तो। वीर आदू, इतनी सीरियस बात पर आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं, थोड़ी देर तो शांत ही बैठ जाइए। रश्मि जी ने कहा तो वीर एक नज़र सबको देखते हुए चिप्स खाने लगा। ऐसे ही कुछ देर बातचीत करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए और आद्या तो एक्साइटमेंट में पगलाई जा रही थी। वहीं वीर अपने तिगड़म लगा रहा था कि उसे वानी के सामने ना जाना पड़े। इधर रश्मि जी ने परवीर जी से इस बारे में बात भी कर ली थी, लेकिन वानी इस बात को लेकर खुश थी कि वो रश्मि जी से मिल पाएगी। आखिर वो उसकी इंस्पिरेशन जो थी। लेकिन कहीं ना कहीं वानी को एक अलग सी हलचल हो रही थी, जिसका कारण वो बार बार अनदेखा कर रही थी। तंग आकर वो खिड़की के काउंटर पर बैठ गई और सीधा आसमान की ओर देखने लगी। इधर वीर भी अपने बेड से चांद को एक टक निहार रहा था, लेकिन इन सब से बेखबर वानी को रह रहकर अपनी भाई की भी याद आ रही थी। हौले से एक आंसू की बूंद कब उसके गालों से लुढ़क गई उसे खुद पता न चला। तभी उसके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आया। वानी ने बिना देखे ही कॉल रिसीव किया तो सामने से पतली सी आवाज आई, और चुड़ैल बता कैसी है। वानी ने अपने स्क्रीन की तरफ देखा तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर अपने आप ही उसके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान आ गई। ओए राक्षस, कब आएगा तू? वानी ने कहा तो उधर से दोबारा आवाज आई, तू मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकती क्या? मनु, तुम भी मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। अच्छा, अब काम की बात की जाए। वानी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, सुन लो, मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा और काम की बात। मानस ने मुंह बनाते हुए कहा तो वानी ने अपना सिर पीट लिया। अच्छा बता रहा हूँ, मुझे मालूम है तू मेरी ऐसी बातें सुन के एक दिन नॉर्मल हो जाएगी। तुम अगर अब पॉइंट पे नहीं आए ना तो वहीं पे तुम्हारा एनकाउंटर करवा दूंगी, फिर सुनाना यमराज को अपनी बातें। वानी ने गरजते हुए कहा तो उधर मानस ने अपना मुंह बना लिया, लेकिन तुरंत ही बोलना भी शुरू किया। यहाँ टीके ने एक हैकर को बेदर्दी से मारा और नाम लगा कि उसने सुसाइड कर लिया, और इंडिया में जितने भी उसके धंधे हैं वो यही से सब अपने कंट्रोल में रखता है। अब तो मैं बस इतना ही पता लगा पाया हूँ, लेकिन कल तक मेरे पास उसके धंधों की पुख्ता रिपोर्ट भी होगी। हाँ, वानी ने बस छोटा सा जवाब दिया तो मानस ने दोबारा बोला, लेकिन हम उसे इंडिया लाएंगे कैसे? उसकी जान तो उसके धंधों में ही बसी है, तो बस हम उसकी जान को उसके शरीर से अलग कर देंगे। वानी ने बिना किसी भाव से कहा। उफ, ये तेरी पजल्ड बातें। अच्छा ये बता, तू कब तक फ्री है? क्योंकि मेरी कल की ही टिकट्स हैं। कल मिलना मेरे ऑफिस से, फिर हम अपनी मेमोरीज ताज़ा करेंगे। वानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा तो मानस भी उछलते हुए बोला, कितने सालों बाद आ रहा हूँ वापस इंडिया में, इस बार तू नहीं बचेगी चुड़ैल। और बिना सुने ही फोन काट दिया। इधर वानी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, इसकी तो कल इसको बताऊंगी, राक्षस कहीं का। अगले दिन महाजन पैलेस में आद्या अपने कमरे में
खुद को ही कब से शीशे के सामने घूरे जा रही थी और तरह तरह के एक्सप्रेशन ट्राई कर रही थी। उधर मिस मारिया जो किसी काम से आद्या के रूम में आई हुई थी, आद्या को ऐसा करते देख उससे पूछ बैठी, व्हाट आर यू डूइंग दिस बच्चा? सिस्टर, मैं खुद की प्रैक्टिस कर रही हूँ। पता नहीं वानी मैम के सामने क्या गड़बड़ कर दूँ, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ओ ओके। मिस मारिया ने आदू के गाल थपथपाए तो आदू ने दांत निकाल दिए और अपने काम में जुट गई। इधर बानी ने भी अपने घर में सबको मानस के आने को बता दिया था और सब बहुत खुश थे क्योंकि सृष्टि जी और प्रवीर जी दोनों ही मानस को अपना बेटा ही मानते थे। था तो वो दर्श का बेस्ट फ्रेंड, लेकिन दर्श से ज़्यादा उसकी वानी से दोस्ती थी। दर्श की डेथ के बाद वो लंदन भले ही चला गया था, लेकिन इसके पीछे वानी का ही हाथ था। मानस अपने पापा के साथ लंदन में ही उनके बिजनेस को संभालता था, साथ ही अपने सोर्स से टीके की भी खबरें वानी को देता रहता था, लेकिन आज तक कोई काम की खबरें वानी के हाथ नहीं लगी थी, या ये कहें टीके ने लगने ही नहीं दी थी। खैर, वानी आज जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना चाहती थी अपने आइडियल से मिलने के लिए। भले ही रश्मि जी का नाम वानी से ज़्यादा फेमस ना हो, लेकिन उनकी पहली कोशिश ने ही उसे हिम्मत दी थी कुछ कर निकालने की। वो अपना नाश्ता फिनिश कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। आद्या अब रश्मि जी के साथ नाश्ता कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था। आदू, ध्यान कहाँ है आपका? आप चाहें तो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। रश्मि जी ने आदू को गुम देख के पूछा। आद्या अपना चम्मच प्लेट में घुमाते हुए बोली, मम्मा आपको पता है भाई वानी मैम को कितना कुछ बोलते हैं, तो मैं वही सोच रही हूँ कि कैसे भी करके भाई वहाँ आए और एक बार उनसे मिले, बातचीत करें, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है जब भाई मैम को इस तरह बोलते हैं। हाँ, पॉइंट तो है, तो क्या आइडिया है? रश्मि जी ने अपनी भवें उठा के पूछा तो आद्या के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वानी ऑर्नामेंट्स एम्पायर। वानी अपने केबिन की ओर बढ़ती है और वहां जाके मैनेजर से कुछ फाइल्स मंगवाती है। कुछ देर बीतने के बाद वो वापस से अपने मैनेजर को बुलाती है। क्या महाजन मैम आ चुकी है? वानी ने एक नज़र देखते हुए कहा, नहीं मैम, जैसे ही आएंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यू मे गो नाउ। मैनेजर ओके बोलकर वापस चला जाता और वानी अपने काम में वापस सर घुसा लेती है। इधर कुछ देर बाद ठीक सामने एक वाइट कार आकर रुकती है, लेकिन उसमें बैठे एक शख्स ने बाहर निकलने के बजाय एक नंबर डायल करा और उधर से रिसीव होने पर बोलना शुरू किया, भाई भाई प्लीज़ आप जल्दी से वानी मैम की बिल्डिंग के सामने आइए, जल्दी भाई। आद्या की घबराहट भरी आवाज़ सुनकर वीर एकदम से जम सा गया। आद्या, क्या बात है? माँ कहाँ है? वीर इतना ही बोल पाया था कि आद्या ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और रश्मि जी को हाई फाइव दे के हंसने लगी। इतना होने के बाद मुश्किल से 6-7 मिनट ही बीते होंगे कि वो दोनों देखती हैं वीर गुस्से में उधर ही बढ़ रहा है। आद्या वीर को अपनी तरफ बढ़ता देख तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के अंदर खींच लेती है, जिससे वो लगभग सीट पे गिरते गिरते बचा। आदू, ये सब क्या ड्रामा करती है तू? पता है ना मैं कितना परेशान हो गया था, और माँ आप भी इसका साथ दोगे तो कैसे चलेगा? शांत भाई, अब आप आ गए हो तो जिस काम के लिए आए थे वो पूरा किया जाए। आद्या ने बिल्कुल शांति से कहा, इसलिए इसलिए बुलाया था? नो आदू, नो, मैं तुम्हारी आइडियल के सामने जाने से रहा। मुझे इतनी हड़बड़ी में सिर्फ वानी राय से मिलने के लिए बुलाया? माँ, मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा। वीर ने अपने सर पे हाथ रखते हुए साफ साफ शब्दों में इनकार किया तो रश्मि जी ने वीर की तरफ देखा। बेटा, एक बार आप वानी से बात कीजिए, यकीन मानिए आपका नजरिया उनके प्रति बिल्कुल बदल जाएगा। बेटा, एक बार हमारे खातिर। लेकिन माँ, वीर ने कुछ बोलना चाहा तो रश्मि जी उसके सर पर हाथ फेरती बोली, वीर प्लीज। वीर अनमने मन से आदू और रश्मि जी के साथ बाहर निकला और बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही और ब्लैक कार रुकी और उसमें से वाइट टी शर्ट, उसके ऊपर ग्रीन डेनिम जैकेट और ग्रे जीन्स पहने एक शख्स बाहर निकला और वो भी उसी दिशा में बढ़ गया। इधर वानी ने रश्मि जी को आते हुए पहले ही देख लिया था, लेकिन अकेले, क्योंकि आद्या तो पीछे हर चीज़ का मुआयना करते हुए चल रही थी और वे सबसे पीछे, क्योंकि हड़बड़ी में उसके फेस पे कवर ना होने की वजह से रिसेप्शनिस्ट ने 1 सेकंड में पहचान लिया था। वानी बिना एक पल की भी देरी किए तुरंत रश्मि जी के पास पहुंची और जाकर उनके पैर छू लिए, जिससे सारे स्टाफ मेंबर्स एकदम से खड़े हो गए। वहीं आद्या मुआयना करते करते किसी से टकरा जाने के कारण सीधा जमीन पर गिर पड़ी थी और उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिससे अनजान
उसको टक्कर मारने वाला शख्स अपनी ही धुन में आगे बढ़ रहा था। हे यू ग्रीन जैकेट, आदि ने बिना आंख खोले ही कहा। उस शख्स ने हल्के से मुंडी घुमाई तो देखा एक लड़की जिसने मैरून कलर के कॉलर फ्रॉक को हील्स के साथ पेयर कर रखा था, जिसमें वो बड़ी क्यूट और प्यारी लग रही थी। उस शख्स ने अपना एक हाथ आद्या की तरफ बढ़ाया और सर पर हाथ फिराते हुए बोला, तुम मुझे चाहो तो मानस बुला सकती हो। मानस हो, बनमानस हो या रक्तचूस मानस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख कर चला करो वरना आंखें की जगह कब बटने लगा दूंगी पता भी नहीं चलेगा। कहकर वो एक झटके से खड़ी हो गई और मानस का हाथ झटकते हुए कहा, हाँ आई लाइक दैट, प्यारी कुड़ी ऊपर से एटीट्यूड, एंड आई विल लाइक टू किल यू दिस टाइम। आदि ने अपनी एक हिल्स उसके पैर पे मारी और अपने लहराते बालों को झटकते हुए आगे बढ़ गई। इधर वानी ने रश्मि जी का इंट्रो करवाया और पूरी रिस्पेक्ट के साथ उनको अपने केबिन में ले गई। तब तक आद्या भी कूदते हुए वहां आ गई थी। अपने सामने वानी को देख उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्शन दे। उसने जल्दी से अपना रुमाल वानी के आगे किया, मैम ऑटोग्राफ प्लीज। वानी ने मुस्कुराते हुए अपने साइन किए और आद्या को हक किया। वहीं आद्या तो बस 7वें आसमान पर चढ़ी थी। उसको रश्मि जी ने वीर का पूछा, तब वो नीचे आई। इधर वानी ने जब अपनी विंडो से देखा तो वीर सबके साथ सेल्फी खिंचवा रहा था, जिसको देखते ही वानी की आंखें छोटी हो गई। मैम, मिस्टर वीर मेरे एम्प्लॉयज को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या आप इन्हें अंदर बुला सकती हैं? वानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। आद्या वीर को जबरदस्ती खींचकर अंदर लेकर आई, जिससे वीर का मुंह बन गया, जिसे वानी ने देख लिया। वीर हल्की सी मुस्कान के साथ आया। उसके हैंडसम फेस को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसकी मुस्कान नकली है। वानी अभी भी उसी तरह अपनी आंखें छोटी किए हुए वीर को ही देख रही थी। नाना घूर रही थी। तो आप है मिस वानी राय, आदू के आइडियल, वीर ने पूरी फॉर्मेलिटी निभाते हुए कहा। खड़ूस एंग्री एंकल, हाँ। वीर ने इतने धीरे से कहा कि उस केबिन में आवाज तो आई लेकिन स्पष्ट नहीं, और शायद जिसके लिए कहा था उसे एक एक शब्द सुनाई दिया था। यस मिस्टर वीर महाजन, वानी ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, जिसे वीर ने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था, और इसी वजह से वानी बुरी तरह चिढ़ गई थी। हम जिसके लिए आए हैं वो तो आपको पता ही होगा, तो पॉइंट पे आए। वीर ने एक नज़र आद्या और रश्मि जी की तरफ देखा तो वो दोनों भी उसी ओर देखने लगे। या श्योर, वानी ने अपने अंदाज में कहा। कुछ देर तक मीटिंग और बातचीत होने के बाद आदू ने बड़ी आस से कहा, मैम क्या आप उड़ान एसोसिएशन में आना चाहेंगी? अगर आपके पास टाइम हो तो। आखिरी के कुछ शब्द वो कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने कहना ही मुनासिब समझा। क्या आदू कैसी बात करती है? मिस वानी राय के पास कितने काम होंगे और तू है कि। वीर की बात पूरी ही नहीं हुई थी कि उसने आद्या की तरफ देखा जो उसे घूर रही थी। अरे नहीं नहीं आद्या, समय सबके पास होता है, बस लोगों के निकालने की कमी होती, और मैं वो जरूर निकालूंगी। वानी ने बहुत ही फ्रैंकली कहा, जिसे सुनकर आद्या और रश्मि जी को तो खुशी हुई। वहीं वीर के बदलते एक्सप्रेशन को देख वानी का जी खोल हंसने का मन कर रहा था। दरअसल जब मीटिंग चल रही थी तो वीर और वानी अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से ही लड़ रहे थे। वीर जब किसी बात पर इग्नोर करता तो वानी अपनी आंखें छोटी करके उसको घूरने लगती, जिससे कभी वीर चिढ़ता तो कभी वानी। और वानी को तो यह एहसास तक नहीं हुआ कि वो कब अपने काम में एक बच्ची बन गई थी। वहीं वीर भी वानी को चिढ़ते देखकर तिरछी स्माइल दे देता था। थोड़ी देर तक यूं ही बातचीत करने के बाद वानी के पास सृष्टि जी का कॉल आया। वानी ने तुरंत ही कॉल रिसीव किया तो उधर से सृष्टि ने बोलना शुरू किया, बेटा क्या अभी महाजन फैमिली है आपके साथ? हाँ मम्मी, तो उन्हें आज डिनर पे आने को बोल देना। वानी ने रश्मि जी और आद्या जी की तरफ देखा तो उसके फेस पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई, लेकिन वीर को देखते ही वो तुरंत गायब भी हो गई। अच्छा ठीक है मम्मी, उसके इतना कहते ही उधर से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। वानी ने अभी हुई बातचीत के बारे में वहां बताया तो पहले तो रश्मि जी ने मना किया, लेकिन आद्या के कहने पर वो मान गई। वानी ने आद्या के गाल पिंच किए तो वहां सब मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। कुछ मिनटों बाद सब निकलने को हुए तो वानी ने एक बार फिर रश्मि जी के पैर छूने को हुई तो उन्होंने उसे गले लगा लिया। फिर वो आद्या को हक करते हुए बोली, डिनर पर मिलेंगे आदू। कहकर उसने आद्या के गाल थपथपाए तो आद्या की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वहीं वीर तब तक आगे निकल चुका था जहां पर उसे मानस दिखाई दी। हे ब्रो, वीर तेजी से उस तरफ बढ़ा और कस के उसे गले लगा लिया। मानस भी हैरान था, साथ ही उसे बहुत ही खुशी भी हो रही थी। एक बार भी फोन नहीं मिला पाया गधेड़ा, कहकर उसने वीर के पेट में घुसा जड़ दिया। तू भी बना दे मेरी चटनी,
एक तो किसी तरह छुटकारा मिला है, वीर ने अपना पेट सहलाते हुए कहा। काहे का हुआ बे? वीर इससे पहले मानस को कुछ भी सुनाता उसे सामने से वाणी, आद्या और रश्मि जी आती दिखी। इधर मानस भी वाणी को देखते ही खुशी से उस तरफ बढ़ा, लेकिन एक बार फिर आद्या से टकरा गया। तुम्हें दिखता नहीं है या देखकर चलना नहीं आता है? आद्या मानस पर बरसते बोली। ओ मिस! इससे पहले कि मानस कुछ भी बोल पाता, वाणी तुरंत खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, सबसे पहले ये बताओ, अपनी उंगली को दिखाते हुए, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? विकास, मुझे मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं पसंद। तो तुम भी मानस को जानती हो? वीर ने कहा तो मानस अपने हाथ ऊपर करते हुए बोला, ओके ओके, मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन कहीं बैठने वाली जगह पर चलो, मेरे पैर ही टूट फूट जाएंगे। सब लोग एक बार फिर वानी के केबिन में आ चुके थे तो मानस ने बोलना शुरू किया, मैं और वीर लंदन में साथ ही पढ़े हैं और जिगरी यार भी हैं। कहते हुए उसकी नज़र रश्मि जी पर पड़ी तो उसने तुरंत जाकर उनके पैर छू लिए, लेकिन वहां से आकर पता नहीं कहाँ बिजी हो गया कि मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। हाँ तो तूने भी तो नहीं किया। वीर ने उसके गले में अपनी बाह डाली फिर कहा, अब तुम बताओ कि तुम और मिस वानी राय एक दूसरे को कैसे जानते हो? ब्रो, वी आर वेस्टीज, कहकर उसने वानी को एक हाई फाई दिया। कहते कहते उसकी नज़र आद्या पे पड़ी जो ना जाने कब से उसी ही घूर रही थी। हाय, आप भी यहाँ? जी, मैं वीर भाई की बहन, तो आपकी भी। आद्या कुछ कह पाती उससे पहले ही मानस खांसने लगा। मानस ने आद्या के ऊपर मक्खन लगाना चाहा, लेकिन आद्या ने तो उसके बटर पे नमक मिर्च सभी लगा दिया। कुछ देर ऐसी हंसी मजाक करने के बाद वीर, आद्या और रश्मि जी महाजन पैलेस को चले गए, तो इधर वानी भी आज मानस के साथ जल्दी निकल ली। वीर आद्या और रश्मि जी के साथ लंच कर रहा था, तभी रश्मि जी की उसके चेहरे पर नजर टिकाए बोली, तो वीर, आपने बताया नहीं, कैसी लगी आपको बानी? मतलब थोड़ा तो बदला होगा ना आपका नजरिया? रश्मि जी का सवाल सुनकर आद्या भी उसी ओर देखने लगी, लेकिन वीर तो अपनी सोच में ही गुम था। अब क्या बताऊं कैसी लगी? जंगली बिल्ली की तरह लड़ी तो रही थी खड़ूस कहीं की। हाँ, लेकिन अब अगर मैंने माँ और आदू को बता दिया कि मुझे उसका नेचर अच्छा नहीं लगा, तो फिर मुझे आज शाम पक्का ही ले जाएंगे। वीर कुछ सोच के अपनी नजरें खाने में गड़ाए बोलता है, मैंने जितनी खड़ूस सोचा था उतनी है तो नहीं। हाँ, अच्छी है, आदू की आइडियल ठीक है। सच में भाई? तो फिर आज आप जरूर चलोगे, फिर हम सब लोग खूब मस्ती करेंगे। आद्या इतनी जोर से चीखी भी नहीं थी कि वीर को लगभग माइनर अटैक आते आते बचा। वीर ने रश्मि जी की तरफ देखा तो उन्होंने भी स्माइल पास कर दी, जिससे बेचारा वीर कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन मन ही मन वानी के ऊपर उसका दिल और दिमाग आतंक जरूर मचाए था। वो आद्या और रश्मि जी कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन वानी उससे तो चिढ़ा हुआ था। वानी अपना लंच फिनिश करके अपने रूम में नॉवेल्स पढ़ ही रही थी होती है कि तभी कोई पीछे से आंखों पे हाथ रख लेता है। ओए, सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे नहीं पहचानूंगी उल्लई? वानी ने उसके हाथ टच करते हुए कहा। हाँ, अंतर्यामी है ना साक्षात तू तो। उस शख्स ने अपना हाथ छुड़ाया और वानी के सामने आते हुए बोला, अच्छा महारानी दक्षा, तो आप क्या चाहेंगी? एक मिनट एक मिनट, तू छुपते छुपाते आई है या मम्मी पापा को भी मालूम है? अगर मैं कहूँ अंकल आंटी को भी मालूम है तो मेरे हाथ में खुजली होना शुरू हो जाएगी गधी। वा, वानी ने पूरा बोल भी नहीं पाया कि पास ही एक तकिया उठाकर दशा के फेस पे मारी। यार, अभी आए हैं हम और तूने मारना शुरू कर दिया। कहते कहते वो दीवार के पास पहुंच जाती है जहाँ फैमिली फोटो लगी थी जिसमें दर्श भी था। दशा उधर देख के चुपचाप वहीं खड़ी हो जाती है बिना कुछ बोले। काफी देर बाद भी वो जब नहीं पलटती तो वानी उसके कंधे को हल्का सा छूते हुए कहती है, हे दशा, इधर देख, देखना, इन कीमती आंखों के कीमती आंसू ऐसे बेकार नहीं करते पगली। कहती हुए वो उसे घुमाती है। हाय राम, देख कैसे बंदरिया लग रही है रोते हुए। वानी दशा के पीठ पे मारती है तो दशा का आंसू और तेजी से बहने लगता है। दर्श और दशा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, और तो और उनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन शायद किस्मत उसे तो कुछ और ही मंजूर था, इसलिए उनके हल्दी के रस्म वाले दिन ही दर्श किसी जरूरी काम से बाहर गया था, लेकिन वापस कभी नहीं आया। वानी दशा को कंसोल करती है और कुछ देर बातें करने के बाद उसे आज की मीटिंग और वीर वाला किस्सा भी बताती है, जिसे सुनकर दशा का मूड सही भी हो जाता है, क्योंकि वो तो खुद ही वीर महाजन की फैन थी। वानी ने यह भी बताया कि आज शाम को महाजन फैमिली यहाँ आने वाली है, इसलिए तो दशा और एक्साइटेड थी।